हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 90 तक। क्वेश्चन नंबर 76 है अ ट्रैफिक रोटरी इज जस्टिफाइड वेयर। ट्रैफिक रोटरी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। एज पर IRC इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार किसी भी रोटरी में मिनिमम ट्रैफिक कितना होना चाहिए, 500 व्हीकल्स पर आवर, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 3000 व्हीकल्स पर आवर। सेकेंड है नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग रोड्स इज बिटवीन 4 to 7। मतलब किसी भी रोटरी की डिज़ाइन तब की जाएगी जब उसमें मिनिमम इंटरसेक्टिंग रोड्स कितने होंगे, 4 होंगे, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 7। और थर्ड हमारा है रोटरी रिक्वायर्स लार्ज एरिया। रोटरी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर हमारे पास एरिया ज़्यादा अवेलेबल हो, क्योंकि उसमें हमें एक बीच में आइलैंड बनाना होता है। उसके लिए हमें लैंड की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है और उसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है। इसीलिए उसकी कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट रोटरी की कितनी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो हम देखते हैं ऑप्शन ए हमारा क्या है, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग रोड्स इज बिटवीन 4 and 7। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। और जो तीनों ऑप्शन है बी, सी और डी, ये हमारे इनकरेक्ट होंगे। क्यों होंगे इनकरेक्ट, क्योंकि ऑप्शन बी हमारा है स्पेस इज लिमिटेड एंड कॉस्टली। जबकि रोटरी में हमें स्पेस क्या लगता है, स्पेस ज़्यादा लगता है हमें आइलैंड बनाने के लिए। सेंट्रल जो आइलैंड बनाते हैं उसमें स्पेस ज़्यादा लगेगा और वो कॉस्टली भी होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी गलत होगा और ऑप्शन सी और डी भी गलत होंगे। ओके फ्रेंड्स, सी क्यों गलत होगा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, लेस देन 500 व्हीकल्स पर आवर। यदि 500 व्हीकल्स पर आवर से कम वॉल्यूम होगा तो वहाँ पर हम रोटरी की डिज़ाइन नहीं करते, वहाँ पर रोटरी हम नहीं बनाते। और 5000 से ज़्यादा होगा तब भी हम रोटरी का उपयोग नहीं कर पाते हैं। फिर वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हम वहाँ पर या तो सिग्नल्स लगाएंगे या कोई अलग डिवाइस हमें लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 का क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। व्हेन अ नंबर ऑफ रोड्स आर मीटिंग एट अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे नंबर ऑफ रोड्स मिल रहे हैं और उसमें से कोई एक रोड हमारा महत्वपूर्ण है, कोई एक रोड महत्वपूर्ण है, तो उसमें हम जो रोटरी है उसका शेप क्या होगा, सर्कुलर, टेंजेंट, इलिप्टिकल या टरबाइन। तो हम एक एक को समझते हैं। सर्कुलर का मतलब क्या होता है, ये इस फिगर में आप देख सकते हो, चारों जो सेंट्रल आइलैंड होता है वो बनाए गए हैं। सर्कुलर सूटेबल कब होता है, जब दो रोड हो और दोनों क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, दोनों रोड बराबरी इम्पोर्टेंट हो, इक्वल इम्पोर्टेंस हो उनका, तो हम किसका यूज़ करते हैं वहाँ पर, सर्कुलर आइलैंड का। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड हमारा है इलेप्टिकल। इलेप्टिकल का यूज़ कब करते हैं, जब 4 या 4 से ज़्यादा रोड इंटरसेक्ट करते हैं तब हम वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, इलेप्टिकल का। यहाँ पर आप देख सकते हो जो इलेप्टिकल का फिगर बनाया हुआ है उसमें कितने रोड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 5 रोड हैं, तो हमने किसका यूज़ किया, इलेप्टिकल का। टरबाइन और टेंजेंट, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, टरबाइन जो टरबाइन रोटरी बना हुआ है वो किसके जैसे दिखाई दे रहा है, टरबाइन की तरह। और टेंजेंट का यूज़ कब करते हैं, जब कोई एक रोड महत्वपूर्ण हो और दूसरे जो रोड हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कम है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, टेंजेंट का। तो क्वेश्चन नंबर 77 का हमारा आंसर क्या होगा, बी। बी इज़ करेक्ट, टेंजेंट रोटरी का उपयोग करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स कैन बी पार्क्ड। मतलब मैक्सिमम नंबर व्हीकल्स के हम पार्क कब कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन में, यदि हम उसको पैरेलल पार्किंग करें या 30 डिग्री एंगल पे, 45 और 90 डिग्री पे। दोस्तों आप इस डायग्राम से समझ सकते हो, इसमें जो व्हीकल्स लगे हुए हैं वो कैसे लगे हुए हैं, 90 डिग्री पे। जो मेन रोड हमारा है उस मेन रोड से कैसे लगे हुए हैं, 90 डिग्री पे हैं, तो हम मैक्सिमम पार्किंग कर सकते हैं इस तरीके से यदि पार्किंग करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, 90 डिग्री एंगल पार्किंग। मतलब जो रोड है हमारा उससे किस तरीके से पार्किंग की हुई है, ये 90 डिग्री पे। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या होगा, आंसर डी इज़ करेक्ट, 90 डिग्री एंगल पार्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। व्हेन द विड्थ ऑफ कर्ब पार्किंग स्पेस एंड विड्थ ऑफ स्ट्रीट आर लिमिटेड, जनरली प्रिफर्ड पार्किंग सिस्टम इज। यदि जो हमारा स्ट्रीट है या रोड है वो लिमिटेड है, उसकी स्पेसिंग लिमिटेड, तो हम क्या करेंगे, उसमें किस तरीके की पार्किंग करेंगे वो भी आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। यदि रोड हमारा जो स्ट्रीट है या रोड है वो लिमिटेड है, उसकी विड्थ कम है, तो हम पैरेलल इस तरीके से पार्किंग करते हैं, पैरेलल पार्किंग करते हैं। उससे क्या होता है,
की जो स्ट्रीट रोड की है वो ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे व्हीकल्स। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 79 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, पैरेलल पार्किंग। नेक्स्ट है, एज पर IRC रिकमेंडेशन इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार एवरेज लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन इम्पोर्टेंट रोड्स कैरिंग फास्ट ट्रैफिक, उसके लिए इल्यूमिनेशन कितना होता है। तो फ्रेंड्स ये IRC रिकमेंडेशन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा डी 30 लक्स। इसकी यूनिट क्या होती है इल्यूमिनेशन की 30। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, द मोस्ट इकोनॉमिकल लाइटनिंग लेआउट विद द सुटेबल फॉर नैरो रोड्स इज। यदि कोई नैरो रोड है, सकड़ा रोड है, तो वहाँ पर किस प्रकार का हम लाइटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे। तो ये 4 लाइटिंग सिस्टम दिए हुए हैं, हम इन चारों को समझते हैं। पहला हमारा है सिंगल साइड लाइटनिंग। सिंगल साइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कोई रोड है उसकी एक ही साइड हमने क्या किए, जो स्ट्रीट लाइट है वो हमने लगाई है, जो बिजली के जो पोल है वो हमने कहाँ लगाया, एक ही साइड लगाया रोड के, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सिंगल साइड सिस्टम। इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, जब रोड की क्या हो, पेमेंट जो रोड है उसकी विड्थ क्या हो, कम हो, तब हम किसका यूज़ करेंगे, सिंगल साइड सिस्टम का। इस फिगर में आप देख भी सकते हो, सिंगल साइड सिस्टम जहाँ लिखा हुआ है उसके ऊपर 3 होल आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल पोल है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और उनकी स्पेसिंग कितनी होगी 2 पोल के बीच की, 30 से 60 मीटर। ये हमारा सिंगल साइड सिस्टम है। सेकेंड हमारा है स्टेगर्ड सिस्टम। स्टेगर्ड भी आप फिगर में देख सकते हो, एक पोल रोड के इस साइड लगा हुआ है और एक पोल रोड के उस साइड लगा हुआ है, मतलब दोनों साइड लगाते हैं, लेकिन उनका जो पैटर्न होगा वो कैसे होगा, स्टेगर्ड होगा। और सभी पोल्स के बीच में इस केस में भी क्या होगा, 30 से 60 मीटर स्पेसिंग होगी पोल की। थर्ड हमारा सेंट्रल सिस्टम। नाम से आपको समझ में आ रहा है, सेंट्रल का मतलब क्या होगा कि रोड के हमने सेंटर में लगा दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल सिस्टम। और लास्ट हमारा है अपोजिट सिस्टम। अपोजिट में हम रोड के दोनों साइड लगाते हैं पोल, और 2 पोल अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो हमारा कहलाता है अपोजिट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 81 हमारा क्या है, द मोस्ट इकोनॉमिकल लाइटनिंग लेआउट विद द सुटेबल फॉर नैरो रोड्स। यदि नैरो रोड्स है तो हम क्या करेंगे, सिंगल साइड लाइटनिंग सिस्टम उसमें यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिंगल साइड लाइटनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, द डायरेक्ट इंटरचेंज रैंप इन्वॉल्व्स। तो इसको हम इस फिगर से समझेंगे। यदि डायरेक्ट इंटरचेंज रैंप है तो उसमें किस तरीके से व्हीकल की डाइवर्जिंग या मर्जिंग होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो डायरेक्ट कनेक्शन दिया हुआ है, ये 6 प्रकार के मैंने यहाँ पर आपको इंटरचेंज बताए हैं, किस तरीके से व्हीकल इंटरचेंज होते हैं एक रोड से दूसरे रोड में। तो इसमें हम डायरेक्ट इंटरचेंज समझेंगे। इसमें आप देख सकते हैं जो मेन रोड है, जो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्ट कनेक्शन में, जो मेन रोड है उसकी थिकनेस ज़्यादा है। यदि उस रोड से व्हीकल आता है, ठीक है, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में, इसको आप ध्यान से समझना, डायरेक्ट कनेक्शन में जो मेन रोड है उसकी थिकनेस ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है। ओके फ्रेंड्स, और जो उस रोड से यदि कोई व्हीकल आता है लेफ्ट से राइट साइड में, और उसको कहाँ आना है, राइट टर्न लेना है, तो वो क्या करेगा, उसका डाइवर्जिंग होगा। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होगा कि मेन रोड से अलग होना। तो आपको एक कर्व दिखाई दे रहा है, इसको मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, यहाँ पर अगर दिख जाए आपको, इस तरीके से व्हीकल इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, और उसको जाना कहाँ है, इस रोड पे जाना है। ओके फ्रेंड्स, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले मेन रोड से उसका क्या होगा, डाइवर्जिंग होगी। मेन रोड से क्या होगी, उसकी डाइवर्जिंग होगी, ये डाइवर्जिंग शो कर रहा है। और उसके बाद वो फिर इस रोड में क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो पहले उसका क्या हुआ, डाइवर्जिंग हुई, पहले उसकी डाइवर्जिंग हुई, उसके बाद में क्या हुआ, मर्जिंग हो गई। और दोनों कैसी हुई, राइट साइड में हो रही है, ठीक है, उसकी डाइवर्जिंग भी राइट में होगी और मर्जिंग भी। तो हमारा 82 का क्या होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, डाइवर्जिंग टू द राइट साइड एंड मर्जिंग फ्रॉम राइट। मर्जिंग भी राइट से हो रही है और डाइवर्जिंग भी राइट से। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, इन सॉइल्स हैविंग सेम वैल्यूज ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स इफ लिक्विड लिमिट इज इंक्रीज्ड देन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि किसी सॉइल की हम लिक्विड लिमिट बढ़ा देंगे और प्लास्टिसिटी इंडेक्स हम कांस्टेंट रखेंगे तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी, परमेबिलिटी और
स्ट्रेंथ में क्या चेंजेस आएंगे, वो बढ़ेंगे या कम होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझिए आप। यदि किसी सॉइल में हम लिक्विड लिमिट बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें वाटर कंटेंट बढ़ गया है। यदि किसी सॉइल का वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो उसका कंसोलिडेशन ज़्यादा होगा। कंसोलिडेशन ज़्यादा होगा इसका मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगी। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि सॉइल से वाटर को रिमूव करना, हटाना, वो क्या कहलाता है हमारा कंसोलिडेशन। यदि पानी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कंप्रेसिबल हो जाएगा, फिर वो सॉइल जब पानी उससे बाहर आएगा तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी बढ़ती है और परमेबिलिटी भी बढ़ती है। लेकिन यदि किसी सॉइल में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हमारा क्या होगा, डी इज़ राइट। कंप्रेसिबिलिटी एंड परमेबिलिटी इंक्रीज एंड ड्राई स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 83, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर द टफनेस ऑफ रोड एग्रीगेट। यदि रोड एग्रीगेट की हमें टफनेस मेजर करना है तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे। तो टफनेस मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, इम्पैक्ट टेस्ट। हम ए, बी और डी ये ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। क्रशिंग स्ट्रेन टेस्ट क्या होता है। क्रशिंग स्ट्रेन टेस्ट से हम क्या करते हैं, किसी नाम से आपको समझ में आ रहा है, एग्रीगेट की हम क्या निकालते हैं, स्ट्रेंथ निकालते हैं। जो कोर्स एग्रीगेट होगा उसके हम क्या निकालेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे। अब ये टेस्ट कैसे करते हैं ये भी समझ लेते हैं हम। इसमें हम एग्रीगेट स्पेसिमेन लेते हैं, वो उसका साइज़ क्या होता है 10 mm से 12.5 mm, 12.5 mm होगा। मतलब जो भी एग्रीगेट सैंपल हमारे पास आता है टेस्ट होने के लिए, उसको हम क्या करते हैं 10 mm की सीव से और 12.5 mm की सीव का उपयोग करके हम इस रेंज में उस स्पेसिमेन को बना लेते हैं। मतलब 12.5 mm की सीव से वो पार्टिकल्स पास हो जाएंगे और 10 mm की सीव पे क्या होंगे, वो रिटेन हो जाएंगे। तो वो स्पेसिमेन हम लेते हैं और उस सैंपल को लेके हम सिलेंडर में फिल कर देते हैं। 3 लेयर में फिल करेंगे और टेम्पिंग रोड की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। ये सिलेंडर है हमारा, इस सिलेंडर में हम क्या करेंगे, जो हमने एग्रीगेट लिए हैं 10 से 12.5 mm के, उसको हम 3 लेयर में फिल करते हैं। ठीक है, 3 लेयर में बराबर फिल करेंगे और बराबर फिल करने के बाद टेम्पिंग रोड की सहायता से क्या करते हैं, टेम्पिंग रोड की सहायता से 25 उसमें ब्लोस देते हैं प्रत्येक लेयर में। जैसे एक लेयर हमने फिल करी और 25 हमने टेम्पिंग रोड जो होती है, इस तरीके की टेम्पिंग रोड होती है, उससे हम उसको ब्लो देते हैं 25। फिर सेकेंड लेयर हम फिल करते हैं। इसी प्रकार से तीनों लेयर फिल करके हम क्या करेंगे, उसको टेम्पिंग रोड की सहायता से नंबर ऑफ ब्लोस देते हैं। फिर उस स्पेसिमेन को हम प्लंजर उसके ऊपर रखते हैं। प्लंजर रखने के बाद इस स्पेसिमेन को सिलेंडर के साथ ही हम कहाँ रख देते हैं, CTM में। CTM का मतलब होता है कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन। CTM का मतलब क्या होगा, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। उस मशीन में हम लोड कितना लगाते हैं, 4 टन पर मिनट। मतलब 1 मिनट में 4 टन लोड लगाते हैं। और कहाँ तक लगाएंगे, 40 टन तक। जब लोड लगाएंगे तो जो कंक्रीट का साइज़ है, जो एग्रीगेट का साइज़ 10 mm से 12.5 mm है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, वो टूट जाती है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगी। फिर हम क्या करते हैं 2.36 mm की सीव लेते हैं और उससे उस जो क्रशिंग एग्रीगेट है, जो क्रश हो गया है, उसको 2.36 mm की सीव से सीव कर लेते हैं, छान लेते हैं। और जितना भी पार्टिकल्स पास हो जाता है उसका हम वेट कर लेंगे। इस प्रकार से हमको 2 वेट मिल जाते हैं। जो सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है W2, 25 टाइम्स के बाद में जो लिखा हुआ है W2, वो हमारा क्या है, W2 नहीं है, ये हमारा क्या होगा, W1 है और ये W2 है। तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू क्या होगी, W2 डिवाइडेड बाय W1। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से क्रशिंग टेस्ट किया जाता है। सेकेंड हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सेकेंड हमारा है एब्रेशन। एब्रेशन के लिए एब्रेशन टेस्ट किसके लिए करते हैं हम, हार्डनेस निकालने के लिए। और ये टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है, लॉस एंजलिस मशीन के द्वारा। थर्ड हमारा इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट हम टफनेस निकालना यदि किसी एग्रीगेट की, तब हम क्या करते हैं, इम्पैक्ट। इसको भी मैं समझाऊंगा आपको, नेक्स्ट एक क्वेश्चन उसमें हम समझेंगे कि इम्पैक्ट टेस्ट कैसे किया जाता है। और हमें किसी एग्रीगेट का यदि शेप टेस्ट करेंगे तो उससे क्या फाइंड होगा, हमें फ्लैकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हमारा क्या होगा, टफनेस इंडेक्स किससे फाइंड करेंगे हम, इम्पैक्ट टेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, लॉस एंजलिस टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड टू कंडक्ट। ये भी मैंने आपको बताया किसके लिए करते हो, एब्रेशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हमारा क्या होगा,
ए इज करेक्ट होगा, ऑप्शन ए एब्रेशन टेस्ट इज करेक्ट। इम्पैक्ट हम समझ चुके हैं, क्रशिंग बी। इसमें ऑप्शन सी आपको नया दिखाई दे रहा होगा, एट्रिशन टेस्ट। ये टेस्ट क्या होता है? एट्रिशन का मतलब होता है दिस इज एक्शन ऑफ म्यूचुअल रबिंग ऑफ स्टोन्स और एग्रीगेट। स्टोन और एग्रीगेट की आपस में जो रबिंग होती है, आपस में जो रबिंग होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? एट्रिशन। एट्रिशन टेस्ट किससे करते हैं हम? एब्रेशन टेस्ट की सहायता से ये टेस्ट किया जाता है, वही टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 85 का हमारा आंसर क्या होगा? आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, इफ इन अ डोरी एब्रेशन टेस्ट द लॉस इन वेट इज 21 ग्राम्स देन द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इज। यदि हम डोरी एब्रेशन टेस्ट करते हैं और उसमें वेट कितना लॉस हो रहा है? 21 ग्राम्स, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस क्या होगा? तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस का एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इज इक्वल टू 20 माइनस लॉस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय 3। जितना वेट लॉस हुआ है डिवाइडेड बाय 3। तो इस फॉर्मूले में जब हम 21 रखेंगे लॉस इन वेट, तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस कितनी आएगी? 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस कितनी होगी? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन CBR टेस्ट द वैल्यू ऑफ CBR इज कैलकुलेटेड बाय। CBR टेस्ट में CBR वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? CBR का मतलब होता है कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो। अब ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। जब CBR कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है करेक्टेड लोड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड लोड। स्टैंडर्ड लोड ये आपको दिया हुआ है, 2.5 mm पेनिट्रेशन में कितना होता है लोड? केजी में 1370 kg होगा। और 5 mm जब पेनिट्रेशन होगी, जब निडल या जो प्लंजर होता है वो 5 mm पेनिट्रेशन होगा, तो टोटल लोड उसमें स्टैंडर्ड कितना होगा? 2055 kg, 2055 kg। ओके फ्रेंड्स। और उसमें करेक्टेड लोड का मतलब होता है कि एक्चुअल में हम कितना लोड लगाया। हमने लैब में जो स्पेसिमेन है उसमें 2.5 पेनिट्रेशन होने में कितना लोड लगाया हमने, एक्चुअल में फील्ड मतलब एक्चुअल लैब में कितना लोड लगाया हमने, और स्टैंडर्ड लोड, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? CBR रेशियो। तो इसमें हम पेनिट्रेशन किस किस पे कैलकुलेट करते हैं? 2.5 पेनिट्रेशन पे हम लोड निकालते हैं और 5 mm पेनिट्रेशन पे हम लोड निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या होगा? CBR टेस्ट में हम दोनों पेनिट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं? लोड निकालेंगे, 2.5 पेनिट्रेशन के लिए भी और 5 mm पेनिट्रेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। और इसमें ये जो दी हुई है यूनिट स्टैंडर्ड लोड, ये इसकी स्ट्रेस है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस लोड को जब एरिया से डिवाइड करेंगे, 1370 kg दिया हुआ है, इसको जब हम एरिया से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये आंसर निकल जाएगा 70, और इसी तरीके से 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 87 आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, इफ एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इज 20 to 30%। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कितनी है? 20 से 30% दी हुई है। देन इट इज़ क्लासिफाइड एज, तो हम उसको क्लासीफाई कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि इम्पैक्ट टेस्ट कैसे करते हैं। मैंने लास्ट में आपको कहा था कि इम्पैक्ट टेस्ट हम समझेंगे। इम्पैक्ट टेस्ट कैसे करते हैं हम? इसमें भी जो हमारा स्पेसिमेन होगा, इसकी प्रोसीजर समझ लो आप। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? इसमें जो स्पेसिमेन होता है वो क्या होगा? उसका साइज 10 mm से 12.5 mm, 10 से 12.5 mm साइज होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास एग्रीगेट आता है टेस्ट होने के लिए, उसको हम 12.5 mm की सीव से पास करवाते हैं और 10 mm की सीव से वो रिटर्न हो जाएगा। तो हमारा वो स्पेसिमेन क्या कहलाएगा? इम्पैक्ट वैल्यू के लिए हमने जो स्पेसिमेन लिया वो हमारा स्पेसिमेन होगा। उसको हम फिल्ड करेंगे, किसमें फिल्ड करेंगे? एक सिलेंडर होगा, उसमें 3 लेयर में फिल करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमने क्रशिंग टेस्ट किया था वैसे ही इसको भी करना है। फर्स्ट इस पॉइंट जो है दोनों में सेम होगा, क्रशिंग में और इम्पैक्ट में। 25 आपको ब्लो देना है, और जो हमारा सैंपल है उसका हम वेट ले लेते हैं। ओके, और जो सिलेंडर हमने लिया है उस सिलेंडर को हम क्या करते हैं? फिर जो हमारा कॉम्पैक्टेड मशीन होगी, जो कॉम्पैक्ट करने के लिए जो हमारा एक मशीन है, उसमें हम उसको फिल कर लेते हैं। उसके बाद 25 टाइम्स हम टेम्पिंग रोड की सहायता से उसको टेम्प करते हैं। ठीक है, टेम्पिंग की जाती है 25 टाइम्स।
और थर्ड पे फिर हम क्या करेंगे, जो हैमर होगा उसमें इम्पैक्ट के लिए एक हैमर होता है इम्पैक्ट टेस्टिंग के लिए, उस हैमर को 38 सेंटीमीटर से गिराया जाता है और फ्रीली गिराएंगे उसको, ठीक है। उसको 38 सेंटीमीटर से क्या करते हैं, हैमर को उस मटेरियल के ऊपर गिराते हैं। और कितनी बार गिराएंगे हम, 15 बार, उसको 15 बार नीचे गिराते हैं। तो इसमें भी जो मटेरियल है उसका साइज पहले कितना था, 10 mm से अधिक था और 12.5 mm से कम था, 10 से 12.5 mm था। लेकिन जब हम इस हैमर को गिराते हैं उस सैंपल के ऊपर तो उसका साइज कम हो जाता है और हम देखते हैं कि 2.36 mm से उसका साइज कितना कम हुआ है, उसका हम वेट कर लेते हैं, वो हमारा कितना हो जाएगा W2। और ये हम क्या करते हैं, सीव का यूज़ करते हैं। 2.36 mm की IS सीव होती है, इंडियन स्टैंडर्ड सीव होगी, छन्नी होगी, उसका उपयोग करते हैं और उसका वेट निकाल लेंगे कि फाइनर देन 2.36 mm कितना है, वो हमारा W2 हो जाएगा। और इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, इम्पैक्ट वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, इसकी प्रोसीजर आपको समझ में आ चुकी होगी। क्रशिंग टेस्ट और इम्पैक्ट इन दोनों की प्रोसीजर सेम है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है। दोनों में क्या डिफरेंस है, उसमें हम CTM का यूज़ करते हैं क्रशिंग टेस्ट में और इम्पैक्ट में हम इम्पैक्ट ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इम्पैक्ट वैल्यू यदि 20 से 30% होगी तो हमारा एग्रीगेट को कैसे क्लासीफाई करेंगे हम। तो इम्पैक्ट वैल्यू यदि 10% से ज़्यादा होगी, 10% से ज़्यादा है, इसका मतलब इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो इम्पैक्ट वैल्यू कम होगी, इसका मतलब W2 का मान कम है। W2 का मान कम है, इसका मतलब फाइनर देन 2.36 mm कम होंगे। इसको ध्यान से समझना, इम्पैक्ट वैल्यू का मान कम है, इसका मतलब W2 का मान है, W2 का मान क्या होगा, कम होगा। फाइनर देन 2.36 mm ISCU, उसका मान, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। उसकी वैल्यू कम होगी, इसका मतलब जो हमारा स्पेसिमेन है वो टूटा नहीं है, छोटे छोटे पार्ट्स में फाइन नहीं हुआ है, स्ट्रॉन्ग था हमारा वो, इसीलिए क्या हुआ, छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं टूट पाया, इसीलिए W2 का मान कम है। तो हमारा वो एग्रीगेट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग, यदि 10% से कम है इम्पैक्ट वैल्यू तो। और 10 से 20 है तो हमारा एग्रीगेट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट कहलाएगा। और 20 से 30% है तो एग्रीगेट सेटिस्फैक्ट्री फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, उसकी वैल्यू यदि 20 से 30 है तो क्वेश्चन में 20 से 30 यदि एग्रीगेट की वैल्यू पूछी गई है तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर C इज़ करेक्ट, सेटिस्फैक्ट्री फॉर रोड सरफेसिंग। ओके फ्रेंड्स, और इसमें दिया हुआ है कि यदि सरफेस आर वेयरिंग कोर्स, उसके लिए इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 30%, 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बेस कोर्स के लिए हम 45% यूज़ कर सकते हैं। ये अलग अलग लेयर्स होती है रोड की, बेस कोर्स, सरफेस वेयरिंग, सब बेस कोर्स, ये 4 लेयर में आपको समझा देता हूँ। जो रोड होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट होगा, उसकी कितनी लेयर्स होती है, 4 लेयर्स होती है। जो सबसे नीचे वाली होती है, या जैसे हम रोड पर क्या करते हैं, लेयर्स बनाएंगे, तो जो नीचे वाली होगी वो हमारी होगी सब ग्रेड होगी। उसके ऊपर जो लेयर होती है सेकंड, वो हमारी होती है सब बेस कोर्स, फिर बेस कोर्स होगी। और जो ऊपर आपको जो लेयर्स दिखाई देती है वो हमारी होती है जिस पे व्हीकल चलते हैं, वो हमारी कौन सी होती है, वेयरिंग कोर्स या सरफेस कोर्स। इस तरीके से 4 लेयर होती है। तो इसमें लास्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है फॉर बेस कोर्स, उसके लिए कितनी हो सकती है इम्पैक्ट वैल्यू, 45% तक हम अलाउ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, द मैक्सिमम अलाउेबल लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू फॉर हाई क्वालिटी सरफेस कोर्स इज। यदि सरफेस हमारा कैसा है, हाई क्वालिटी का है, तो उसके लिए लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू का मान कितना होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं एब्रेशन वैल्यू, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड यदि हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके लिए 16% से कम होगा उसका मान, उसकी वैल्यू कितनी होना चाहिए, एब्रेशन वैल्यू 16% से कम। और बिटुमिनस रोड है तो सरफेस कोर्स के लिए 30% से कम और बेस कोर्स के लिए कितनी होगी, 50% से कम। एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। ये सब ग्रेड है, जो नीचे होगी वो हमारी सब ग्रेड होगी, उसके ऊपर कौन सी होगी, सब बेस कोर्स, उसके ऊपर होगी बेस कोर्स, और ऊपर सबसे जो लेयर होगी वो हमारी टॉप होती है, ठीक है, टॉप लेयर होती है, सरफेस कोर्स भी उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो बिटुमिनस है उसमें सरफेस कोर्स के लिए उसका मान कितना होगा एब्रेशन वैल्यू का, 30%, अप टू 30%, और बेस कोर्स के लिए 50%। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है,
द मैक्सिमम अलाउेबल लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू फॉर सरफेस कोर्स। आपको क्या पूछा गया है यहाँ पर, सरफेस कोर्स के लिए पूछा गया है, तो सरफेस कोर्स के लिए कितना होगा उसका मान 30%। ठीक है, आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ फ्री कार्बन इन बिटुमिन इज। बिटुमिन में फ्री कार्बन का परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है कि जो तार होता है उससे कम होगा, ज़्यादा होगा या बराबर होगा। तो हम देखते हैं बिटुमिन क्या होता है। बिटुमिन को ऑब्टेन कैसे करते हैं, बिटुमिन इज ऑब्टेन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड पेट्रोलियम। ठीक है, जो क्रूड पेट्रोलियम होता है उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, उससे क्या बनता है, हमारा बिटुमिन बनता है। और इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये एयर की उपस्थिति में होता है डिस्टिलेशन। ठीक है, इट हैव लेस फ्री कार्बन कंटेंट। जो बिटुमिन होगा उसमें कार्बन कंटेंट क्या होता है, कम होता है। कार्बन कंटेंट क्या होगा, कम होगा कार्बन कंटेंट। और तार क्या होता है, तार एक विस्कस ब्लैक लिक्विड होता है। ये कैसे बनता है, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है। इसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसका मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की अनुपस्थिति में इसका डिस्टिलेशन होता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि डिस्टिलेशन इस तरीके से समझ सकते हो कि क्रूड पेट्रोलियम से क्या बना, बिटुमिन बना। इसी प्रकार क्रूड पेट्रोलियम से क्या बना, तार बना। तो डिस्टिलेशन का मतलब होता है, जिस तरीके से दही को आप देखा होगा, दही से क्या बनता है, छाछ अलग बन जाती है और मक्खन बनता है। इसी तरीके से जो मक्खन होता है और जो हमारी छाछ होगी, छाछ हमारी क्या कहलाएगी, बाई प्रोडक्ट। वो हमारी क्या होती है, बाई प्रोडक्ट होगी। तो इसमें बिटुमिन और तार हमारा क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो तार में क्या होता है, फ्री कार्बन ज़्यादा होता है, किससे, बिटुमिन से। तो हमारा 90 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, परसेंटेज ऑफ फ्री कार्बन इन बिटुमिन इज लेस देन डेट इज तार। तो हमारा क्या आंसर होगा, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर बी, लेस देन डेट इज तार। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। किसी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिए, शेयर करो और इसको सब्सक्राइब कीजिए। यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको न्यू वीडियोस आपको प्राप्त हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स।